नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। नमस्कार। आज हम राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और हमारे पास जो जानकारी है वो नानक क्लासेस के 18 फरवरी 2026 के विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, और इन खबरों में ना एक पैटर्न सा दिखता है। कैसा पैटर्न? एक तरफ तो पैनोरामा और म्यूजियम बनाकर इतिहास को सहेजने की बात हो रही है। मतलब अतीत पर जोर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी में देश का नेतृत्व करके भविष्य की नींव रखी जा रही है। अच्छा, तो ये अतीत और भविष्य के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, और आज हम इसी संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करें। जरूर। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जहां एक खिलाड़ी अपने दम पर कमाल कर रहा है। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं आप? जी, राजस्थान का नाम एक बार फिर चमका है। हाँ, ये है जयपुर के कृष्णा नागर। बहरीन में जो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 हुई, उसमें उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 कांस्य पदक, ये तो वाकई बड़ी बात है। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि ये जो कैटेगरी है SH6, ये आखिर है क्या? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में कैटेगरी को समझे बिना खिलाड़ी की चुनौती समझ नहीं आती। बिल्कुल। SH6 कैटेगरी उन एथलीट्स के लिए होती है जिनका कद छोटा होता है। अच्छा। तो आप सोचिए, इस कैटेगरी में फुर्ती, सटीकता और कोर्ट को कवर करने की चुनौती बिल्कुल अलग लेवल की होती है। तो उन्होंने एक पदक सिंगल्स में जीता और दूसरा मिक्स डबल्स में नित्याश्री सुमनश्री शिवन के साथ मिलकर। तो ये सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं, टीम वर्क की भी जीत है। सही कहा। लेकिन जैसा स्रोत बता रहे हैं, कृष्णा नागर के लिए ये कोई पहली बार नहीं है। उनका रिकॉर्ड तो कमाल का है। बिल्कुल, ये किसी एक टूर्नामेंट का कमाल नहीं है, ये तो लगातार मेहनत का नतीजा है। वो उनके करियर का शायद सबसे बड़ा पल था। और उसके बाद 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। जी, जो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। चीन में भी तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। हाँ, ये दिखाता है कि वो लगातार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये एक शानदार खिलाड़ी की व्यक्तिगत प्रतिभा का मामला ज्यादा है, या फिर राजस्थान में पैरा एथलीट्स को तैयार करने के लिए कोई मजबूत सिस्टम भी बन रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत में इस बात का सीधा जिक्र तो नहीं है, लेकिन कृष्णा नागर की लगातार सफलता वो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करती है। उनकी जीत से प्रेरणा लेकर कई युवा इस खेल में आ रहे होंगे, पर क्या उनके लिए जमीनी स्तर पर वैसी ही सुविधाएं हैं, वैसी ही कोचिंग? बिल्कुल। क्या वो समर्थन मौजूद है जो कृष्णा को शायद अपने दम पर जुटाना पड़ा हो? सही बात है। उनकी सफलता एक मशाल की तरह तो है, पर उस मशाल की रोशनी में पूरा रास्ता बनाने का काम शायद अभी बाकी है। सही कहा। तो एक तरफ कृष्णा नागर जैसे खिलाड़ी हैं, अब देखते हैं कि क्या राज्य सरकार भी प्रदेश की पहचान चमकाने के लिए इतने ही बड़े कदम उठा रही है। बजट की घोषणाओं में तो कुछ ऐसा ही इशारा मिलता है, खासकर पर्यटन को लेकर। हाँ, बजट 2025-26 की घोषणाओं में पैनोरामा बनाने पर बहुत जोर है। जी, मतलब ऐतिहासिक हस्तियों और घटनाओं से जुड़े स्मारक। पर पैनोरामा पर इतना जोर क्यों? आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ ऑनलाइन है, क्या ये फिजिकल स्मारक उतने प्रासंगिक हैं? ये एक दिलचस्प बहस है। एक तर्क तो ये है कि पैनोरामा सिर्फ स्मारक नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? वो स्थानीय गौरव और पहचान को मजबूत करने का जरिया होते हैं। सोचिए, जब सिवाना में वीर दुर्गादास राठौड़ का या सलुम्बर में हाड़ी रानी का पैनोरामा बनता है, तो ये उस क्षेत्र के लोगों को अपनी विरासत से जोड़ता है। और हाँ, ये टूरिस्ट स्पॉट बनकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या? इनके रखरखाव का खर्च वो बहुत ज्यादा होता है, और अगर इन्हें ठीक से प्रमोट ना किया जाए तो ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे बन के रह जाते हैं। आपकी आशंका बिल्कुल सही है। सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें कैसे विकसित और मार्केट किया जाता है। सूची तो काफी लंबी है इनकी। हाँ, जैसे दौसा के बांदीकुई में संत श्री दुर्बलनाथ जी का पैनोरामा, नागौर के खड़नाल में वीर तेजा जी का, और अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का। मतलब ये पूरे राज्य में फैले हुए हैं। जी, जो दिखाता है कि ये एक सोची समझी योजना है। इन स्मारकों से आगे बढ़ के एक और बहुत बड़ी घोषणा हुई है, 5,000 करोड़ रुपए का पर्यटन फंड। 5,000 करोड़, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी बड़ी घोषणाएं अक्सर जमीन पर उतरते उतरते दम तोड़ देती हैं। हाँ,
लेकिन इस बार सिर्फ एक मुश्त रकम की घोषणा नहीं है। अच्छा, फंड का नाम भी रखा है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, और साथ में कुछ खास प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र है। मतलब एक रोड मैप बनाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल। जैसे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? मिसाल के तौर पर जैसलमेर में तनौट का विकास, जो सामरिक और धार्मिक दोनों नजरिए से अहम है। वहीं पर एक अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनाने की भी बात है। अच्छा, तो मतलब सरकार हर तरह के पर्यटक को लुभाना चाहती है, धार्मिक यात्री से लेकर लग्जरी अनुभव चाहने वालों तक। लगता तो यही है। मुझे वो कुलधरा गांव वाली बात बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, उस जगह की एक अपनी कहानी है, एक अपना रहस्य। बिल्कुल, और वहां सिर्फ सुविधा केंद्र बनाने से बात नहीं बनेगी। सही कहा, उस कहानी को जिंदा रखना और सही तरीके से पर्यटकों तक पहुंचाना असली चुनौती होगी। और भी कुछ है? हाँ, भरतपुर में 100 करोड़ की लागत से एक ब्रज कन्वेंशन सेंटर और झुंझुनू में सैनिकों के सम्मान में एक वॉर म्यूजियम बनाने की भी योजना है। तो ये सब पर्यटन को विविध बनाने की एक रणनीति का हिस्सा लगता है। जी, और इसी कड़ी में थार सांस्कृतिक सर्किट का भी जिक्र है। ये क्या है? सुनने में तो बहुत आकर्षक लग रहा है। ये थार सर्किट वाली बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी। आप कल्पना कीजिए एक ऐसा रास्ता जो आपको जैसलमेर के सुनहरे टीलों से लेकर जोधपुर के नीले शहर, बीकानेर की हवेलियों, बाड़मेर की कला और जालौर के इतिहास तक ले जाता है। अरे वाह! ये सिर्फ जगह देखना नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के खान पान, संगीत, रहन सहन को एक ही यात्रा में जीने का मौका देने जैसा है। यानी टूरिस्ट को एक पैकेज्ड अनुभव देने की कोशिश। ये वाकई बड़ा आइडिया है। हाँ, और इसी के साथ जयपुर में दिल्ली के भारत मंडपम जैसा एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बनाने की भी घोषणा है, जो राज्य को व्यापार और बड़े आयोजनों के नक्शे पर लाएगा। बिल्कुल, ये दिलचस्प है। ये सारी बातें राजस्थान की विरासत और संस्कृति, मतलब उसके अतीत को बनाने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े बताते हैं कि राज्य अपने भविष्य पर भी एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। मैं ऊर्जा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बताइए। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की जो कुल बिजली उत्पादन की क्षमता है, वो 31,500 मेगावाट के पार चली गई। 31,500 मेगावाट? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ये कितना बड़ा आंकड़ा है? इसे ऐसे समझिए कि मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक, मतलब सिर्फ 9 महीनों में 4,000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता जुड़ गई। बाप रे! इतनी बिजली जिससे कई बड़े शहरों को 24 घंटे रोशन किया जा सकता है। लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं है ना? नहीं, असली कहानी है इसके पीछे छिपे स्रोतों में। आपका इशारा नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है? बिल्कुल। इस कुल क्षमता में से लगभग 9,850 मेगावाट सौर ऊर्जा से और करीब 4,400 मेगावाट पवन ऊर्जा से आ रही है। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो ये 14,000 मेगावाट से ज्यादा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में इन दोनों का हिस्सा 45.36% है। लगभग आधा। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में जलने वाला हर दूसरा बल्ब अब सूरज या हवा की ताकत से जल रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। ये तो एक क्रांति से कम नहीं है। बिल्कुल, राजस्थान धीरे धीरे देश का सोलर पावर हाउस बनता जा रहा है, और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है और निवेश भी आकर्षित कर रहा है। तो ये जो कुल 31,500 मेगावाट क्षमता है, ये कहाँ से आ रही है? इसका ब्रेकअप डाउन क्या है? मोटे तौर पर इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। करीब 9,450 मेगावाट राज्य की अपनी परियोजनाओं से आती है, जिसमें कोयला और पानी वाली बिजली शामिल होगी। जी, लगभग 3,850 मेगावाट केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को मिलने वाला हिस्सा है। और बाकी का बड़ा हिस्सा? बाकी का सबसे बड़ा हिस्सा 18,000 मेगावाट से भी ज्यादा वो निजी क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा से आता है। अच्छा, तो मतलब इस बदलाव का मुख्य चालक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बन गया है। बिल्कुल, सरकार नीतियां बना रही है और निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। तो ये साफ है कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये जो तकनीक का असर हम ऊर्जा में देख रहे हैं, लगता है यही सोच अब राज्य के सबसे पारंपरिक क्षेत्र यानी कृषि तक भी पहुंच रही है। हाँ, सूजस बुलेटिन की एक खबर है भारत विस्तार नाम की एक पहल के बारे में, जिसका शुभारंभ जयपुर के दुर्गापुरा से हुआ। जी, और इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है 155261। अब हेल्पलाइन तो पहले भी रही हैं, इसमें नया क्या है? नया है इसके पीछे का विचार। अच्छा, ये सिर्फ एक कॉल सेंटर नहीं है। इसका मकसद है किसानों को उनकी अपनी भाषा में
मतलब स्थानीय भाषा में तुरंत और सटीक जानकारी देना। और श्रुत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल का भी जिक्र है। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। एआई कृषि में, ये सुनने में तो भविष्य की बात लगती है। ये जमीन पर एक किसान की मदद कैसे कर सकता है? कल्पना कीजिए, बाड़मेर में बैठा एक किसान अपनी फसल की तस्वीर भेजता है और एआई तुरंत पहचान लेता है कि उसमें कौन सी बीमारी लगी है और उसका देसी भाषा में इलाज भी बता देता है। अरे वाह! या फिर मौसम के आंकड़ों, मिट्टी की क्वालिटी और बाजार के भाव का विश्लेषण करके एआई ये बता सकता है कि अगली फसल कौन सी बोना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। मतलब ये जानकारी को सामान्य से व्यक्तिगत बना सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी क्षमता है। अगर ये वाकई स्तर पर लागू हो पाया तो ये कृषि में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सही कहा। ये किसानों को सिर्फ मौसम पर निर्भर रहने की जगह डेटा पर आधारित फैसले लेने की ताकत देगा। तो ये कृषि को एक डिजिटल क्रांति की तरफ ले जाने का प्रयास है। हाँ, हालांकि इसकी असली परीक्षा तो इसके लागू होने में ही होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ कृष्णा नागर जैसे खिलाड़ी हैं जो व्यक्तिगत जुनून से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार हजारों करोड़ रुपए पर्यटन और विरासत पर लगा रही है ताकि राजस्थान की पुरानी शान को नई चमक दी जा सके। और इन सब के समानांतर भविष्य की एक और कहानी लिखी जा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में जहां राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी का अगुवा बन रहा है और कृषि में तकनीक को लाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये अतीत और भविष्य को एक साथ साधने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने आज जितनी भी बड़ी योजनाओं की बात की, चाहे वो 5,000 करोड़ का पर्यटन फंड हो, थार सर्किट हो या ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश, ये सभी ऊपर से नीचे की ओर निर्देशित, मतलब टॉप डाउन योजनाएं हैं। यहाँ सोचने वाला सवाल ये है कि इन बड़ी योजनाओं की सफलता जमीनी स्तर पर, मतलब स्थानीय समुदायों और छोटे उद्यमियों की भागीदारी पर कितनी निर्भर करती है। क्या इन परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे स्थानीय लोगों को सच में सशक्त बनाएं, उन्हें इस विकास में भागीदार बनाएं, या वो बस इस बड़े बदलाव के मूक दर्शक ही बने रहेंगे? यही सवाल है।